स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। एक तरफ जहां बिजली कंपनियां घाटे से जूझ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सीकर में चोर भी बिजली निगमों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जिले में हर दूसरे दिन ट्रांसफार्मर चोरी या इससे तेल चोरी की वारदात हो रही है। चोर बिजली लाइन को फॉल्ट कर ट्रांसफार्मर उठा ले जाते हैं, ट्रांसफार्मर से तेल निकालते हैं और पुलिस को अंगूठा दिखाते हुए लापता हो जाते हैं। कभी ट्रांसफार्मर, कभी इनसे तेल तो कभी तांबा चोरी। सीकर जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। वारदात में चोर करोड़ों का माल पार कर चुके हैं। सीकर जिले की बात करें तो यहां पिछले साल से अब तक 184 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर मुकदमे ऐसे भी हैं जिनमें अलग अलग जगह सिर्फ 2 या 3 ट्रांसफार्मर चोरी या तेल चोरी की वारदात हुई, यानी कि 200 से ज्यादा वारदात हो चुकी हैं। इनमें से महज 13 वारदात का खुलासा हो पाया है और बाकी में पुलिस FIR लगा चुकी है, यानी कि वारदात के बाद भी जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जा रही है। ज्यादातर ट्रांसफार्मर ग्रामीण इलाकों में चोरी हुए हैं, जिनसे निगम को करोड़ों का चूना लगा है। अच्छी बरसात के बाद कुदरत का रोम रोम खिल उठता है, झरने बहने लगते हैं, हर किसी का मन लुत्फ उठाने के लिए मचल उठता है। सैलानियों का सैलाब उमड़ने लगता है, जिसमें जोश उफान मारने लगते हैं और सावधानियां दरकिनार हो जाती हैं। कई बार समझदार भी लापरवाह हो जाते हैं और आफत में फंस जाते हैं। तस्वीरें कोटा के केपरनाथ मंदिर के पिकनिक स्पॉट की हैं, जहां पिकनिक मनाने गए लोग चट्टानों के बीच फंस गए। करीब 7 दोस्त यहां पिकनिक मनाने पहुंचे थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो अचानक नाले में तेज बहाव आया और वो चट्टानों के बीच फंस गए। जैसे तैसे 2 दोस्त बाहर निकल कर आए और गश्त कर रहे वन कर्मियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग का बचाव दल मौके पर पहुंचा और चट्टानों के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला। लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। आपकी जरा सी लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है, आपके अपनों को जीवन भर बिलखता छोड़ सकती है। इसलिए पिकनिक स्पॉट पर जरूर जाएं, लेकिन संभल कर आनंद उठाएं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं, जहां बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। बदमाश और दरोगा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश थानेदार पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्षेत्र में गश्त कर रही थी। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के जिगना चौकी इलाके में 3 बदमाश अपराध के इरादे से कहीं जा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की। बदमाश राम सजीवन उर्फ थानेदार पांडे के पैर में गोली लगी। वहीं कोतवाली क्षेत्र के जिगना चौकी इंचार्ज राकेश ओझा को भी चोट आई है। दरोगा राकेश ओझा और बदमाश थानेदार पांडे को इलाज के लिए CHC लाया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक बदमाश थानेदार पांडे पर कई आपराधिक मामले दर्ज है और पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। रात के अंधेरे में सड़क पर उमड़ी लोगों की भीड़, शोर शराबा, धक्का मुक्की और लोगों को समझाने बुझाने में जुटे पुलिस वाले। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। यहाँ चकेरी थाना क्षेत्र के सिनीगवा इलाके में बाइक की मामूली टक्कर के बाद 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। आरोप ये है कि टक्कर के बाद इलाके के कुछ लोगों ने टक्कर मारने वाले के पैर पर बाइक चढ़ा दी, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया। धक्का मुक्की से शुरू हुई झड़प हिंसक हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक विवाद इलाके के नन्नकू और इमरान के बीच हुआ, जो देखते ही देखते बढ़ता चला गया और दोनों तरफ से आए लोगों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चकेरी थाना पुलिस समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझा बुझाकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करा दिया। तो जो पता किया गया तो सर एक जो बच्चा है सलमान है, उसके बाइक टच हो जाने की वजह से 2 पक्षों में आपस में थोड़ा तनातनी हो गई थी। तत्काल यहाँ पे पुलिस भी आ गई थी और सारे अधिकारी भी आए हैं और अभी यहाँ पे शांत है। सभी लोगों को समझाया गया और सभी को अपने अपने घरों में रखा गया। जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की मथुरा में मामूली विवाद को देखते ही देखते खूनी जंग में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर और ईंट बरसाने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल गया। एक गुट सड़क से पत्थर फेंक रहा था तो दूसरी तरफ के लोग अपनी छत से ईंट और पत्थर की बौछार करते नजर आए। वहां मौजूद एक लड़के ने तो इसे खेल समझ लिया। वो दूसरी तरफ से आते पत्थरों को डंडे से किसी बैट की तरह मारता दिखा, तो वहीं उसके साथी भी अपने साथ लाठी डंडे लिए दूसरे पक्ष के लोगों को लगातार धमकाते दिखे। वो उन लोगों को छत से नीचे उतरने का इशारा करते रहे। इस दौरान जिस घर को निशाना बनाया गया उसकी छत पर भी लोग दिखाई दिए, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ इलाके के बाकी लोग भी इससे सहमे हुए नजर आए। उन्होंने अपने घरों के अंदर रहना ही जरूरी समझा ताकि वो इस पत्थरबाजी से बचे रहें। बच्चे स्कूल तो आते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन एक स्कूल में तो बच्चों से रोटियां बनवाई जा रही हैं। जी हाँ, छात्राओं से रोटियां बनवाने वाली तस्वीरें बलिया के एक सरकारी स्कूल से आई हैं, जिसमें उन्हें पढ़ाने की जगह उनसे रोटियां बनवाई जा रही हैं। एक महिला भी वहां दिखी, जिसे शायद इसी काम के लिए वहां रखा गया हो, लेकिन इसके बावजूद छात्राओं को उस काम में लगाया गया। स्कूल की छात्राएं यूनिफॉर्म में दिख रही हैं और रसोई में बकायदा रोटी बेलती नजर आ रही हैं। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही मामला शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। हालांकि इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के दौरान ही छात्राएं वहां से उठकर चली गई। वहीं मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं इनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करूंगा, पहले अभी इसको जस्टिफाई करा लूं। कुर्सी कैसी भी हो, टूटी फूटी हो, कटी फटी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लोहे की हो चाहे लकड़ी की हो, राजा की हो चाहे मंत्री की हो, जैसी भी हो, कुर्सी के मोह से कोई नहीं बच सका। अब इस बिल्ली को ही देख लीजिए जो ठसक के साथ कुर्सी पर काबिज है। कैमरे की लाइट से भी उसकी पलकें नहीं झपक रही हैं। इसे कुर्सी का प्रताप नहीं तो क्या कहेंगे कि इंसान को देखते ही सिर पर पांव रखकर भागने वाली बिल्ली जहां बेपरवाह बैठी है। बहरहाल कुर्सी पर काबिज बिल्ली बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। तस्वीरें बक्सर के सिमरी प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। बदहाली का आलम यह है कि जब डॉक्टर साहब नहीं आते तो उनकी कुर्सी पर बिल्ली रानी कब्जा जमा लेती है। आप देख सकते हैं न्यूज 18 की टीम बक्सर के सिंघनपुरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका ये दरवाजा है जिस पर जंगल झाड़ इस कदर चढ़े हुए हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल क्या खुलता है और यहाँ कितना मरीजों का इलाज होता है। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में सिंदूर लिए इस शख्स के प्यार ने इस जोड़े को खास बना दिया है। लव इज ब्लाइंड सुना तो होगा ही, आज देख भी लीजिए। इनकी लव स्टोरी ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां भी बटोर ली हैं। दरअसल इन तस्वीरों में जिसकी मांग भरी जा रही है वो महिला नहीं बल्कि किन्नर है। यह अनोखी कहानी बिहार के सीवान के लंगलपुरा गांव की है, जहां किन्नर समाज की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कराई गई। छोटे से कमरे में ही अग्नि रखकर दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए और फिर दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नव विवाहित जोड़े को तिलक लगाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। पहाड़ और जंगलों के बीच ये रास्ता रांची के कांके प्रखंड का वो पिछड़ा इलाका है जो सालों से एक अदद पुल को तरस रहा है। आदिवासी बहुल ये है ऊपरी कोनकी पंचायत, जहां के कई गांवों की जिंदगी पहाड़ और जंगलों के बीच बहने वाली इस नदी की धारा में फंसी हुई है। सैकड़ों की आबादी हर रोज नदी पार कर आने जाने को मजबूर है। हद तो ये कि बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे इस इलाके में मुश्किल से कभी शहनाई बज पाती है, क्योंकि इन गांवों में कोई अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहता। न्यूज 18 की टीम जब पहाड़ और जंगलों के बीच बसे इस पंचायत का हाल जानने पहुंची तो ग्रामीणों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। हम लोगों से बात करेंगे, परेशानी कितनी ज्यादा है? परेशानी तो सर बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी की वजह से हम लोग पार होने नहीं सकते हैं। और समस्या क्या है इस गांव में? समस्या तो बहुत है, बस नदी भर जाने से कोई आने जाने के लिए बड़ा दिक्कत होता है और शादी के लिए कुछ
कोई लड़की देने नहीं खोजता है, फूल रास्ता के चलते। छत्तीसगढ़ की कांकेर का इतिहास काफी समृद्ध रहा है, लेकिन फिलहाल इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यकीन नहीं तो साल 1932 में बनी कचहरी के भव्य द्वार को देखिए। कचहरी का ये द्वार खुद अपना स्वर्णिम इतिहास बखान रहा है, लेकिन दुखद ये बात ये कि सरकारी उपेक्षा ने इसे लुप्त होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस कचहरी परिसर में कभी जिला सत्र न्यायालय भी लगता था। आरोपियों और विचाराधीन कैदियों को जिन बैरकों में पेशी होने तक रखा जाता था, उनका उपयोग अब शौच और प्रसाधन के लिए होने लगा है। एक समय में यहाँ गेट, ये कचहरी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन अब स्थिति यहाँ है कि इसको देखरेख करने वाले, इसको सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये दिन दिन ये जो कचहरी का जो दीवारें हैं वो टूटने लग रही है और इनके जो ईंटें हैं वो गिर रही है। अगर समय रहते इस धरोहर को नहीं बचाया गया तो आगे चल के इस धरोहर एकदम ही समाप्त हो जाएगा। 1932 में बनी यह कचहरी अब खंडहर हो चुकी है। भवन के सामने के हिस्से की ईंट खिसक रही है। कई जगह दीवारें और छतें कमजोर हो चुकी हैं। दीवारों के दरारों में पौधे भी उगाए हैं। पेड़ पौधों की जड़ें भवन की दीवारों को कमजोर कर रही हैं। भवन की दीवारों में आई दरारें खुद अपने स्वर्णिम इतिहास पर सिसक रही हैं। अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए प्रयास कभी विफल नहीं होते। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के सागर में देखने को मिला। मामला जिले के बीना का है। तूफान के चलते 1 अगस्त की रात को करीब 50 साल पुराना बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर सूखने लगा था, लेकिन यहाँ के जागरूक लोगों ने इस पेड़ को कटरा मंदिर शमशान घाट में दोबारा रोपकर उसमें जान डाल दी। करीब 25 दिन में ही बरगद के पेड़ में नई कोपलें आनी शुरू हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों मोतीचूर नदी बचाओ संरक्षण समिति के सभी सदस्य शमशान घाट में पौधों की देखरेख करने गए थे। तभी उन्हें पता चला कि कटरा मंदिर के पास देहरी रोड के बाजू में लगा करीब 50 साल पुराना बरगद का पेड़ तूफान में उखड़ गया है। समिति के सदस्यों ने मौके पर जाकर सूखते बरगद को देखा और उसे फिर से हरा भरा करने की योजना बनाई। इसके लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। 6 अगस्त की दोपहर को जेसीबी की मदद से पेड़ को उठाकर शमशान घाट तक ले जाया गया और वहां करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर पेड़ को उसमें लगा दिया गया। जिस समय बरगद के सूखते पेड़ को नई जमीन में लगाने का काम चल रहा था, तब लोग इसे पागलपन कह रहे थे। लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जड़ से उखड़ चुका इतना पुराना पेड़ दोबारा जी उठेगा। गजराजों की ऐसी आवाभगत आपने शायद ही कभी देखी होगी, तो वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह से हाथियों को नहलाना, तेल की मालिश कर उन्हें चंदन का लेप लगाकर लाल सिंदूर से सजाना, फिर कतार में खड़ा करके उनके पसंदीदा फल, नारियल, गुड़, गन्ना, केला लगाकर रोटी खिलाई जाती है। और सबसे खास बात, 7 दिनों तक इन हाथियों से कोई काम नहीं लिया जाता, बस खाओ पियो और मौज करो। तस्वीरें एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं और गजराजों की जोरदार खातिरदारी का ये नजारा गज महोत्सव का है, जो पूरे साल में एक बार मनाया जाता है। और हाँ, हाथियों की सेहत की भी जांच की जाती है। पूरी तरह से प्रशिक्षित तकरीबन 14 हाथी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बुजुर्ग 76 वर्षीय हाथी गौतम लगभग अपने अंतिम महोत्सव में शरीक है, तो गणेश नामक युवा गजराज पहली बार महोत्सव की मौज मस्ती में शरीक हुआ। सूर्या और अनारकली जैसी युवा हाथिनी भी मस्ती की पाठशाला में लुत्फ उठाती देखी गयी। गौरतलब है कि सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों की सुरक्षा इन्हीं हाथियों की बदौलत की जाती है। स्वाद और सेहत का खजाना सेब। सेब की ये नर्सरी उत्तराखंड के नैनीताल के किसानों के लिए उम्मीद का उजाला लेकर आई है। रामगढ़ में बंजर जमीन पर तैयार की गई ये नर्सरी उन्नत सेब के पौधों से लहलहा रही है। इस पहले बागान से सेब के व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। 3000 से ज्यादा तैयार पौधों को किसानों को सस्ते दामों पर देकर उन्हें सेब की खेती से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 8 एकड़ बंजर जमीन पर नर्सरी को एक मुहिम के तौर पर शुरू किया गया, जिसमें रेड डिलीशियस, ग्रैनी स्मिथ, गेलगाला, किंग रोड के साथ जेरोमाइन स्कास्पर समेत रोपे गए दूसरे पौधे अब तैयार हो गए हैं। डीएम नैनीताल कहते हैं कि एप्पल फार्मिंग में ट्रेनिंग सेंटर के साथ टूरिज्म स्पॉट भी तैयार करेंगे, ताकि किसान सेब के साथ पर्यटन से पैसे कमा सकें। इस उद्यान की एक विशेषता ये भी है कि इसमें किसानों को हमारे ट्रेनिंग दी जाएगी जो यहाँ पे एप्पल फार्मिंग करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए पहला कंसेप्ट हम लोग यहाँ ला रहे हैं कि हम हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को भी इस जगह पे प्रमोट करेंगे।
एमपी के अशोकनगर जिला अस्पताल में भर्ती 1.5 साल की मासूम बच्ची को खून नहीं मिल पा रहा था। जिला अस्पताल के निरीक्षण के समय बच्ची की मां ने कलेक्टर को अपना दुखड़ा सुनाया तो वह रक्तदान करने से खुद को रोक नहीं पाई। दरअसल कलेक्टर उमा महेश्वरी जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी। यहाँ ग्राम बरवई की निवासी सविता बाई की 1.5 वर्ष की बेटी वैशाली भी भर्ती थी। वैशाली एनीमिक है और अस्पताल में भर्ती है। उसे खून की बहुत जरूरत थी, इसलिए सविता बाई रक्त की व्यवस्था के लिए परेशान हो रही थी। उसी समय सविता ने अस्पताल का निरीक्षण करने आई कलेक्टर उमा महेश्वरी को अपनी व्यथा सुनाई। बेटी के पिता इंदौर में काम करते हैं, उन्हें कोई रक्तदाता नहीं मिल रहा, इस कारण से वो परेशान हैं। परिवार में और कोई खून देने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस पर कलेक्टर ने मानवता दिखाई। उन्होंने अपना निरीक्षण पूरा किया, फिर सीधे ब्लड बैंक गई और मासूम वैशाली के लिए रक्तदान किया। अवेलेबल था, ब्लड बैंक में अवेलेबल था, उसकी कोई कमी नहीं है। तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी तो हमने दे दिया। मुझे वॉलंटियर था और कुछ नहीं, ये वॉलंटरीली मैंने डोनेट किया। एक कहावत है, प्यास लगे तो कुआं खोदकर पानी पी लो, हाथ फैलाने से बारिश नहीं होती। देवघर के नीरज झा पर ये लाइनें सटीक बैठती हैं। कुछ नया करने का जुनून और बुलंद इरादे ने एमबीए के इस छात्र को आज बिजनेसमैन बना दिया। नीरज ने बीआईटी मेसरा से एमबीए पास की और एचडीएफसी बैंक में नौकरी की, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। कुछ नया करने का जुनून और अपने ज्ञान का सही सदुपयोग करने के लिए नीरज ने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद ताजी सब्जियों का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। देखते ही देखते पूरे देवघर में नीरज के इस नए कॉन्सेप्ट का बोलबाला हो गया। आज नीरज 500 से ज्यादा परिवारों को ताजी सब्जियां ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। नीरज झा कहते हैं, एमबीए करने के बाद एचडीएफसी में नौकरी कर ली, लेकिन तमन्ना अधूरी रह गई। ऐसे में 2020 के लॉकडाउन के समय जब सब कुछ बंद हो गया, लोग घरों में कैद हो गए, तब नीरज ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। लोग घरों से निकलने में परहेज करने लगे तो नीरज ने घर घर में ताजी सब्जियां पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए लोगों ने नीरज के इस ऑनलाइन सर्विस को हाथों हाथ लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकाल मंदिर 17 महीने बाद भस्म आरती में जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती में 996 भक्त शामिल हुए। प्रशासन ने 11 सितंबर से भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। वे परिसर में तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन नंदी हॉल में नहीं जा सकते। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों से महाकाल के सामने शीश झुकाने पहुंचे श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि के साथ कोविड से मुक्ति के लिए भगवान श्री महाकाल से प्रार्थना की। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के साथ ही लोगों को प्रवेश दे दिया गया। सभी के अनुमति पत्र को चेक करने के लिए मंदिर समिति ने प्रवेश द्वार पर ही व्यवस्था की थी। हालांकि 1000 भक्तों के प्रवेश और बैठने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पर्याप्त रूप से नहीं हो सका। भीड़ को इकट्ठा करके छोड़ा गया, जिससे एक कतार में भक्त गणेश मंडपम और कार्तिकेय मंडपम तक पहुंचे। महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि भस्म आरती में भक्तों का उत्साह देखने लायक था। 50% क्षमता के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इटली से रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां लेम्पेडूसा के समुद्र तट से कोस्ट गार्ड की टीम ने तकरीबन 125 शरणार्थियों को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू के लिए किए गए जवान मोटर बोट से टापू तक पहुंचे। जैसे ही उन पर लोगों की नजर, रेस्क्यू कर रहे जवानों ने हवा से भरे ट्यूब लेकर समुद्र में गोता लगाया और एक एक कर लोगों को उस पर चढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद उन लोगों को बड़ी सावधानी से नाव तक लाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने लोगों की जान बचानी थी कि रात से सुबह हो गई। आसमान में सूरज चढ़ने के साथ साथ रेस्क्यू आसान होता गया। आखिरकार कोस्ट गार्ड की टीम वहां फंसे सभी लोगों को किनारे तक लाने में सफल साबित हुई। अफगानिस्तान में मची उथल पुथल के बीच रूस ने उसके इलाके में आने वाले मध्य एशिया के देशों किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ एक मिलिट्री ड्रिल किया। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा मध्य एशिया में आता है और तब से वहां तालिबान ने सरकार बनाई है। तभी से पूरी दुनिया की नजरें मध्य एशिया पर टिकी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भड़की जरा सी चिंगारी इस इलाके को जंग की आग में झुलसा सकती है। यही वजह रही कि रूस ने मध्य एशिया के उन 3 देशों के साथ अपनी सेना की ताकत परखी जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। एक तरफ 1000 से ज्यादा सैनिक अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरे,
तो दूसरी तरफ आधुनिक हथियार अपना लोहा मनवाने के लिए ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। रॉकेट लॉन्चर ने तो रॉकेट की ऐसी झड़ी लगाई कि धरती से उठे धूल के गुबार में दिखना ही बंद हो गया। वहीं भारी भरकम टैंकों की तेज रफ्तार टोली पहले तो इधर से उधर दौड़ती नजर आई और फिर इशारा मिलते ही उनसे निकले गोलों की बरसात में धरती बुरी तरह दहल उठी। सैनिकों ने निशानेबाजी का हुनर भी दिखाया। स्पेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों के लिए खतरा बन गई है। वहां जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि इस आग की वजह से 600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसे बुझाने में मलागा प्रांत के सैकड़ों दमकल कर्मी दिन रात जुटे दिखाई दिए। इस काम में कई हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए क्योंकि जंगल में इन हिस्सों में दमकल की गाड़ियों का पहुंचना नामुमकिन है। ऐसे में कई हेलीकॉप्टर्स आसमान से आग पर पानी की बौछार करते नजर आए। इस दौरान लगातार चल रही तेज हवाओं ने हालात को और बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आग से उठ रहे धुएं का गुबार जंगल के आसपास के इलाकों में फैलता चला गया। यही वजह रही कि 600 से ज्यादा लोगों को अब तक वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन लंबे वक्त बाद बदले हुए नजर आए। वो उत्तर कोरिया के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी प्योंगयांग में हुई मिलिट्री परेड में शामिल हुए, जहां वो क्रीम सूट में पहुंचे। इस कार्यक्रम की जो तस्वीरें सामने आई उनमें किम उन पहले से काफी दुबले दिखे। बताया जा रहा है कि उनका वजन 20 किलो तक कम हो चुका है। जब वो कार्यक्रम में पहुंचे तो कुछ बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। वो बच्चे किम उनके हाथ पकड़कर उन्हें अंदर तक लेकर भी गए। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उत्तर कोरिया के शासक ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया और फिर शुरू हुई परेड। परेड में शामिल हुए सैनिक मार्च करते हुए किम जोंग उन के सामने तक पहुंचे और उन्हें सलामी दी। इस मिलिट्री परेड का हिस्सा डॉग स्क्वाड भी रहा। इस समारोह की भव्यता में कोई कमी देखने को नहीं मिली, लेकिन जिसने सबका ध्यान खींचा वो थे खुद किम जोंग उन। उनका घटा वजन और बदला मिजाज, क्योंकि इस बार उन्होंने मिलिट्री परेड में मिसाइलों और परमाणु हथियारों की नुमाइश नहीं की। बीते 8 महीने में उत्तर कोरिया ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया पर हमले की कोई धमकी भी नहीं दी। फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।